मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी नब्ज हमेशा दौड़ती रहती है। इसी शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक में 35वीं मंजिल पर था आरव का ऑफिस। आरव मेहरा, 30 साल का, शहर के सबसे तेज दिमाग वाले कॉर्पोरेट वकीलों में से एक। उसकी दुनिया शीशे और स्टील की बनी थी। उसके फैसले नंबरों और कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिके थे। उसने अपनी जिंदगी को एक मशीन की तरह बना लिया था, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके लिए सफलता ही सब कुछ थी। पैसा, पावर, स्टेटस। वो जीतना जानता था और हारना उसने कभी सीखा ही नहीं था। लेकिन इस जीत की दौड़ में उसकी अपनी जिंदगी कहीं पीछे छूट गई थी। उसके दिन मीटिंग्स में और रातें फाइलों में गुजरती थीं। दोस्त थे, पर सिर्फ मतलब के। रिश्ते थे, पर सिर्फ नाम के। उसकी जिंदगी में एक गहरा, अनकहा सन्नाटा था, जिसे वो अपनी महंगी घड़ी की टिक-टिक से दबाने की कोशिश करता था। एक दिन आरव की फर्म ने एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उठाया। शहर के एक पुराने इलाके को डेवलप करना था, जहां कुछ पुरानी चाल और झुग्गियां थीं। प्रोजेक्ट को अच्छी इमेज देने के लिए फर्म ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR एक्टिविटी का ढोंग रचा। उन्हें पास के ही एक NGO को फंड करना था, जो गरीब बच्चों के लिए काम करता था। इस काम की जिम्मेदारी आरव को सौंपी गई, क्योंकि वो चाहता था कि ये कानूनी औपचारिकता जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आरव को ये सब फिजूल का काम लगता था। उसके लिए ये सिर्फ एक चेक साइन करने और कुछ तस्वीरें खिंचवाने का काम था। मन मार कर एक दोपहर वो अपनी शानदार गाड़ी से उस NGO की तरफ निकला। जैसे जैसे वो शहर के चमचमाते हिस्से से उस पुरानी, तंग गलियों वाले इलाके में पहुंचा, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। NGO एक पुरानी, 2 मंजिला इमारत में था। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। आरव ने अपना महंगा सूट ठीक किया और नफरत भरी नजरों से चारों तरफ देखते हुए अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी थीं। एक कोने में कुछ औरतें सिलाई का काम कर रही थीं। माहौल में गरीबी थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। और फिर उसकी नजरें हॉल के दूसरे कोने में गईं। वहां घुंघरुओं की एक धीमी, मधुर आवाज आ रही थी। करीब 10-12 छोटी छोटी बच्चियां थीं, और उनके बीच में थी वो, अनन्या, 26 साल की अनन्या। उसने एक साधारण सा सफेद सलवार कमीज पहना था, उसके बाल जूड़े में बंधे थे, और उसके पैरों में घुंघरू थे। वो बच्चों को कथक के मूव सिखा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, जो आरव ने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी थी। वो सिर्फ नाच नहीं रही थी, वो जैसे हवा में कोई कविता लिख रही थी। उसका हर एक इशारा, हर एक मुस्कान उस हॉल में जिंदगी भर रही थी। आरव, जो कुछ मिनट पहले तक इस जगह से नफरत कर रहा था, वहीं दरवाजे पर जम गया। उसकी दुनिया में औरतें थीं, खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड, लेकिन अनन्या जैसी कोई नहीं थी। उसकी खूबसूरती मेकअप या महंगे कपड़ों की नहीं थी। उसकी खूबसूरती उसकी आत्मा की थी, उसकी कला की थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि जुनून क्या होता है। जुनून सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि जिंदगी को जीने का भी हो सकता है। उस एक पल के लिए उसकी मशीन जैसी जिंदगी का सिस्टम हैंग हो गया था। तभी अनन्या की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना नाचना रोका और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ी। नमस्ते, आप? आरव जैसे होश में आया। उसने अपने आप को संभाला और अपने चेहरे पर वही पुराना कॉर्पोरेट वाला भाव ले आया। मैं आरव मेहरा, आपकी फर्म से। ओह, नमस्ते, अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा। मैं अनन्या। मैं ये आशा NGO चलाती हूँ। आइए, बैठिए। आरव एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। तो, ये है आपका NGO। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज में अब भी वही रूखापन था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसके दिखावे के पार देखने की कोशिश कर रही हो।
हमें पैसों से ज्यादा आपके समय की जरूरत है, मिस्टर मेहरा। ये बच्चे बहुत हुनरमंद हैं, बस इन्हें सही मौका चाहिए। अगले 1 घंटे तक अनन्या उसे एनजीओ का काम समझाती रही। वो बच्चों से उसे मिलवाती रही, उनकी पेंटिंग्स दिखाती रही। आरव चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन उसका ध्यान अनन्या पर ही था। वो देख रहा था कि कैसे बच्चे उसे घेरे रहते थे, कैसे वो हर एक से प्यार से बात करती थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ एक डांसर नहीं है, वो इन बच्चों की उम्मीद है, उनकी आशा है। उस दिन आरव अपनी फर्म से एक बड़ा चेक साइन करके वहां से लौट आया, लेकिन कुछ बदल गया था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या का नाचता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसके कानों में घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी। पहली बार उसकी जिंदगी का सन्नाटा टूटा था। अगले कुछ हफ्तों तक आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो काम के बहाने बार बार उस एनजीओ में जाने लगा। कभी वो कहता कि उसे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है, तो कभी कहता कि उसे बच्चों की प्रोग्रेस देखनी है। अनन्या को उसका बार बार आना थोड़ा अजीब लगता, लेकिन वो खुश थी कि कोई उनके काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुईं। उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। आरव उसे अपने बड़े बड़े डील्स और पार्टियों के बारे में बताता, और अनन्या उसे बताती कि कैसे एक बच्ची के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे करोड़ों की खुशी मिलती है। आरव को उसकी बातें पहले तो बचकानी लगतीं, लेकिन धीरे धीरे उसे उन बातों में एक गहरा मतलब नजर आने लगा। उसे अपनी कामयाबी, अपनी दौलत, सब कुछ खोखला लगने लगा। और अनन्या को भी आरव का सख्त बाहरी कवच धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा था। उसने देखा कि इस घमंडी वकील के अंदर एक अकेला इंसान छुपा है, जो शायद खुद को ही नहीं समझ पाया है। एक दिन एनजीओ पर एक कानूनी मुसीबत आ गई। जिस जमीन पर वो बना था, उस पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की। अनन्या बहुत परेशान थी। आरव को जब ये पता चला, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने दिन रात एक करके केस लड़ा और एनजीओ को वो जमीन वापस दिलवाई। उस दिन जब वो केस जीता, तो अनन्या की आंखों में उसके लिए सम्मान और कृतज्ञता थी। उस शाम आरव अनन्या को अपने साथ मरीन ड्राइव ले गया। समंदर की लहरें शोर कर रही थीं, और शहर की लाइटें किसी हार की तरह चमक रही थीं। वे दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर आरव ने बोलना शुरू किया। अनन्या, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तो मुझे ये दुनिया, ये लोग, सब बेकार लगते थे। मुझे लगता था कि मैं सबसे ऊपर हूँ। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अकेला और कितना खोखला हूँ। तुमने मुझे जिंदगी का वो मतलब सिखाया है, जो मैं कभी किताबों में नहीं पढ़ पाया। तुम मेरी जिंदगी में एक ताज़ी हवा की तरह आई हो। अनन्या खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, अनन्या। मैंने आज तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में हर पल सोचना, उसकी खुशी में खुश होना और उसके दुख में बेचैन हो जाना प्यार है, तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव जैसा इंसान उससे ऐसी बातें कह सकता है। उसके दिल में भी आरव के लिए एक नरम कोना बन चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, आरव ने आगे कहा, पर एक समस्या है, अनन्या। कैसी समस्या? अनन्या ने पूछा। आरव ने एक गहरी सांस ली। वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं पहली बार तुम्हारे एनजीओ आया था, वो इसी इलाके में शुरू होने वाला है। और उस प्रोजेक्ट के तहत इस एनजीओ समेत यहाँ की सारी इमारतों को गिराया जाना है। ये सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उसे आरव की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो इंसान जो अभी अभी प्यार का इजहार कर रहा था, वही उसके सपनों को, उसके बच्चों के भविष्य को उजाड़ने की वजह बनने वाला था। उसकी आंखों में प्यार की जगह अब दर्द और विश्वासघात था। तो ये सब एक धोखा था? उसकी आवाज कांप रही थी।
तुम्हारा यहाँ आना, मेरी मदद करना, क्या ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि तुम आसानी से हमारा भरोसा जीतकर हमें यहाँ से निकाल सको? नहीं, अनन्या, ऐसा नहीं है। यकीन करो मेरा, आरव ने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे खुद ये बात कुछ दिन पहले पता चली है। मुझे कुछ नहीं सुनना, अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके आंसू बहने लगे थे। तुम और तुम्हारी दुनिया कभी नहीं बदल सकती, आरव। तुम्हारे लिए लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस हैं। हमारे रास्ते बहुत अलग हैं। प्लीज, यहाँ से चले जाओ। और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। ये कहकर अनन्या वहां से चली गई। आरव वहीं अकेला बैठा रह गया। समंदर की लहरें अब उसे सुकून नहीं, बल्कि एक तूफान का एहसास दे रही थीं। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा था, और आज पहली बार उसे हारने का डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ अनन्या को नहीं, बल्कि खुद को भी खो दिया है। अनन्या के जाने के बाद आरव की दुनिया जैसे उलट-पुलट हो गई थी। मरीन ड्राइव का वो किनारा, जो कुछ पल पहले तक उम्मीद से भरा था, अब उसे अपनी हार का गवाह लग रहा था। वो रात उसने अपनी गाड़ी में ही गुजारी। आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं थी। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था उसकी पुरानी जिंदगी का, सफलता, पैसा, पावर, जहां उसे बस अपनी आंखें बंद करनी थीं, और अनन्या के एनजीओ को उजड़ते हुए देखना था। और दूसरा रास्ता था अनन्या का, एक ऐसी दुनिया जहां दौलत नहीं, बल्कि सुकून और प्यार था। लेकिन उस रास्ते पर चलने की कीमत थी अपनी पूरी दुनिया को दांव पर लगा देना। अगली सुबह जब आरव अपने ऑफिस पहुंचा, तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला आत्मविश्वास गायब था। उसकी जगह एक गहरी सोच और बेचैनी थी। उसने सीधे अपने बॉस मिस्टर सिंघानिया के केबिन में जाकर कहा, सर, मैं चाहता हूं कि हम उस पुराने इलाके वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रोक दें। सिंघानिया हंसा, क्या तुम पागल हो गए हो, आरव? वो हमारी फर्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सैकड़ों करोड़ का सवाल है। सर, वहां पर कई परिवार रहते हैं। एक एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम करता है। हम उन्हें ऐसे बेघर नहीं कर सकते, आरव ने दलील दी। ये इमोशनल बातें क्लाइंट के सामने मत करना, सिंघानिया ने सख्ती से कहा। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और याद रखो, इसी प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हें पार्टनरशिप मिलने वाली है। अपना करियर बर्बाद मत करो। जाओ और डिमोलिशन के पेपर्स तैयार करो। आरव चुपचाप केबिन से बाहर आ गया। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। उसे अनन्या का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसे उन बच्चों की हंसी याद आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया, तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। अगले 2 दिनों तक आरव ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। वो उस प्रोजेक्ट की हर एक फाइल को, हर एक क्लॉज को दोबारा पढ़ने लगा। वो कोई कानूनी रास्ता ढूंढ रहा था, कोई ऐसी छोटी सी गलती जिससे वो इस प्रोजेक्ट को रोक सके। और आखिरकार उसे वो मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा एनवायरमेंटल क्लियरेंस का क्लॉज था, जिसे नजरअंदाज किया गया था। वो जानता था कि अगर ये बात बाहर निकली तो प्रोजेक्ट सालों के लिए रुक सकता है, लेकिन ये बात बाहर लाने का मतलब था अपनी ही फर्म के खिलाफ जाना। इसका मतलब था अपना चमकता हुआ करियर, अपनी पार्टनरशिप, सब कुछ एक झटके में खत्म कर देना। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके सामने अनन्या का चेहरा आया और उसे अपना जवाब मिल गया। उसने गुमनाम तरीके से वो सारी जानकारी एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप को लीक कर दी। अगले ही दिन न्यूज़ चैनलों पर भूचाल आ गया। फर्म की बहुत बदनामी हुई। प्रोजेक्ट पर तुरंत स्टे ऑर्डर लग गया। सिंघानिया आगबबूला हो गया। उसे पता था कि ये काम अंदर के ही किसी इंसान का है। उसकी शक की सुई सीधे आरव पर गई, क्योंकि सिर्फ वही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ था। शाम को सिंघानिया ने आरव को अपने केबिन में बुलाया।
तुमने बहुत बड़ी गलती की, आरव, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने फर्म को धोखा दिया है। यू आर फायर्ड। अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर यहां से निकल जाओ। और हाँ, मुंबई की किसी भी लॉ फर्म में तुम्हें अब नौकरी नहीं मिलेगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और मेज पर रख दिया। जब वो अपने केबिन से अपना सामान समेट रहा था तो उसे कोई दुख नहीं था, बल्कि सालों बाद उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने अपनी महंगी गाड़ी की चाबियां, अपनी शानदार घड़ी, सब कुछ मेज पर छोड़ दिया और उस इमारत से बाहर निकल गया। आज पहली बार वो आजाद महसूस कर रहा था। उधर अनन्या ने जब टीवी पर प्रोजेक्ट रुकने की खबर देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि ये अपने आप नहीं हो सकता। उसे शक हुआ कि शायद इसमें आरव का हाथ हो। वो उसे फोन करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसे एनजीओ के एक जानने वाले से पता चला कि आरव को नौकरी से निकाल दिया गया है और वो अपनी फर्म के खिलाफ गया था। ये सुनकर अनन्या सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि आरव ने उसके लिए, उसके बच्चों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि प्यार और पछतावे के थे। वो भागी भागी आरव के शानदार अपार्टमेंट में पहुंची, लेकिन गार्ड ने बताया कि वो तो कब का यहाँ से जा चुका है। उसने आरव के दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। अनन्या को लगा जैसे उसने आरव को हमेशा के लिए खो दिया है। वो हर उस जगह गई जहां वे साथ गए थे, इस उम्मीद में कि शायद वो मिल जाए। और फिर एक शाम बारिश हो रही थी। अनन्या उसे ढूंढती हुई मरीन ड्राइव पहुंची, और वहां उसी बेंच पर जहां उनकी कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया था, आरव बैठा था। वो बारिश में भीग रहा था और समंदर की लहरों को देख रहा था। वो घमंडी वकील नहीं लग रहा था, बल्कि एक साधारण, थका हुआ इंसान लग रहा था। अनन्या धीरे धीरे उसके पास गई। आरव, उसने धीरे से पुकारा। आरव ने मुड़कर देखा। अनन्या को अपने सामने देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। तुम यहाँ? मुझे सब पता चल गया। आरव, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपना करियर, अपनी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अनन्या ने रोते हुए कहा। आरव मुस्कुराया, एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान। उसने खड़े होकर अनन्या के आंसू पोंछे। मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया, अनन्या। मैंने तो अपनी जिंदगी कमाई है। वो जिंदगी एक झूठ थी, एक दिखावा था। तुम और तुम्हारे बच्चों ने मुझे असली जिंदगी का मतलब सिखाया है। जिस दिन मैं तुमसे मिला था, मुझे एहसास हो गया था कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है। और आज, जब मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा। उस दिन मैंने कहा था कि मुझे प्यार हो गया है। मैं गलत था। प्यार तो बस एक शब्द है। तुम तो मेरी जिंदगी बन गई हो, अनन्या। अनन्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने आरव को कसकर गले लगा लिया। बारिश की बूंदें उनके आंसुओं के साथ मिलकर उनके अतीत के सारे दर्द को धो रही थीं। उस दिन दो अलग अलग दुनियाएं एक हो गई थीं। उसके बाद की कहानी बहुत साधारण थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। आरव और अनन्या ने मिलकर एक नई शुरुआत की। आरव ने एक छोटी सी लीगल फर्म खोली जो उन लोगों के लिए काम करती थी जिनके पास बड़े वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। अनन्या का एनजीओ अब और भी बड़ा हो गया था। दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने कोई आलीशान घर नहीं खरीदा, बल्कि एनजीओ के पास ही एक छोटे से घर में अपनी दुनिया बसाई। 1 साल बाद, एक शाम, आरव और अनन्या एनजीओ की छत पर बैठे थे। नीचे बच्चे खेल रहे थे, उनकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। अनन्या ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा। क्या तुम कभी अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हो? आरव ने मुस्कुराकर अनन्या के माथे को चूमा।
मैं उस जिंदगी के एक पल को भी वापस नहीं जीना चाहता, क्योंकि मेरी जिंदगी तो यहाँ है, तुम्हारे साथ। उसने अनन्या की आंखों में देखा और उसे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हैं। उसने अपनी सफलता, अपनी दौलत, सब कुछ खो दिया था, लेकिन बदले में उसने एक पूरी जिंदगी कमा ली थी, क्योंकि अनन्या सच में उसकी जिंदगी बन गई थी।